दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात बोल दी थी कि गौतम बुद्ध एक महान भारतीय थे। इस बात से नेपाल में हड़कंप मच गया, लोग प्रोटेस्ट करने लगे। यहाँ तक कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट तक निकाल दिया कि ऐसे कैसे आप गौतम बुद्ध को भारतीय कह रहे हो, गौतम बुद्ध तो नेपाल में पैदा हुए थे और ये तो कुछ भी नहीं है। साल 2013 में नेपाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक फुटबॉल मैच हुआ और आप यकीन नहीं मानेंगे, नेपाल के लोग भारत को छोड़कर अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत के खिलाफ जो कोई भी टीम खेलेगी, फिर चाहे वो कोई भी खेल क्यों ना हो, वो लोग उसे ही सपोर्ट करेंगे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, आखिर नेपाल के लोगों में हम भारतीयों को लेकर इतने नफरत क्यों है, क्यों नेपाली हमें पसंद नहीं करते। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हम भारत और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात करें उससे पहले नेपाल के बारे में जानना जरूरी है। नेपाल 200 सालों पहले कुछ ऐसा दिखता था। शिमला, देहरादून, नीचे की तरफ बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, ये सभी नेपाल का पार्ट था। और भारत में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ऊपर की तरफ था तिब्बत। अब ये 200 साल पुरानी बात है जब तिब्बत को एक मिस्टिकल लैंड की तरह देखा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय पैसे चाहिए थे और तिब्बत में थी पश्मीना, जो लंदन में और महंगी बिकती। लेकिन अगर तिब्बत पहुंचना है तो नेपाल से जाना पड़ेगा और नेपाल ने तो साफ मना कर दिया कि कोई भी अंदर नहीं आएगा, जिसकी वजह से अंग्रेजों और नेपाल के बीच जंग शुरू हो गई। 2 साल तक जंग चली और कोई भी परिणाम सामने नहीं आया, पर नेपाल थोड़ा कमजोर पड़ने लगा और उसके बाद एक ट्रेटी साइन की गई, जिसकी वजह से नेपाल को अपना बहुत सारा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और नेपाल का ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा दिखता है। दोस्तों नेपाल की जनसंख्या 3 हिस्सों में बंटी हुई है। मधेशी ये वो लोग हैं जो भारतीयों में बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, हिंदी बोलते हैं और इनका और हमारा कल्चर काफी सिमिलर है। दूसरे आते हैं पहाड़ी लोग, ये वो लोग हैं जो नेपाल को एक तरह से रूल करते हैं। राजा महाराजा और सोल्जर वगैरह सब पहाड़ी ही होते हैं और ज्यादातर यही लोग हैं जो भारतीयों से नफरत करते हैं। और फिर आती है बाकी की जनजाति। दोस्तों 1950 तक नेपाल में आजादी नहीं थी, वहाँ राजशाही चलती थी। लेकिन जब भारत को आजादी और संविधान मिला तो उसके बाद नेपाल में भी डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ने लगी। तब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और उन्होंने भी इस डिमांड को सपोर्ट किया और तब जाकर नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आई, यानी कि राजा अभी भी थे लेकिन शासक डेमोक्रेटिक होने वाला था। कहा तो ये भी जा रहा था कि नेपाल के राजा नेपाल को भारत का हिस्सा बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने मना कर दिया। लेकिन फिर नेपाल में आए किंग महेंद्र, जिन्हें डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं था, जिसके बाद उनका सीधा कहना था कि हम राजा हैं और हमारा ही शासन चलेगा। ऐसे में जब किंग महेंद्र ने नेपाल से डेमोक्रेसी हटा दी और राजशाही वापस से शुरू कर दी, तो इस बात से पंडित नेहरू काफी नाराज थे, क्योंकि वहां पर जस्ट इलेक्शन हुए ही थे और नेपाल कांग्रेस मेजॉरिटी में बस आई ही थी। नेपाली कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर्स वही थे जो भारत में पढ़े थे और भारत की आजादी में काफी मदद की थी और उनके पंडित नेहरू से काफी गहरे रिश्ते भी थे। लेकिन भारत के राजा महेंद्र ने नेपाली कांग्रेस के लीडर्स को एंटी नेशनल और भारत का दलाल कहकर जेल में डालना शुरू कर दिया और यहीं से नेपाल में भारत के लिए नफरत का बीज उगना शुरू हो गया। ऊपर से किंग महेंद्र ने भारत में कांग्रेस के अपोजिशन से दोस्ती कर ली, यानी कि आरएसएस के साथ हाथ मिला लिया। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि नेपाल हिंदू राष्ट्र राजा महेंद्र के समय ही बना, जब उन्होंने खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताया और नेपाल का डिवाइन रूलर। अब आरएसएस नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने के फैसले से बड़ा खुश थे। किंग महेंद्र के बाद उनके बेटे राजा बने, जिन्हें विश्व हिंदू परिषद में विश्व हिंदू सम्राट घोषित कर दिया गया। ये वो समय था जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और सिक्किम भारत के साथ बस जुड़ा ही था। ऐसे नेपाल के रूलर्स में ये डर था कि ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए नेपाल ने चाइना के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी और इस समय तक भारत और नेपाल के रिश्ते काफी कमजोर होने लगे थे और ये चीज 1990 तक चली। लेकिन फिर 1990 में नेपाल में दोबारा से रिवॉल्यूशन हुआ और राजा की पावर को फिर से कम कर दिया गया। नेपाली लोगों का भारत से नफरत के पीछे का एक कारण ये भी है कि नेपाल में जब जब कोई पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ उसके पीछे भारत का हाथ होता था, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा थे वो पहाड़ी लोग ही थे और आज भी नेपाल की ज्यादातर आबादी पहाड़ी लोगों की ही है।
जो भारत को पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये लोग तो नेपाल पर राज करना चाहते थे राजा की तरह। लेकिन जब जब नेपाल के लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग की और राजशाही को खत्म करना चाहा, तब भारत ने उनका साथ दिया और इसी बात से पहाड़ी लोग भारत के अंगेज्ड हो गए। अब जाहिर सी बात है, कोई भी देश नहीं चाहेगा उसके आंतरिक मुद्दों में कोई दूसरा देश दखलंदाजी करे। तभी तो जब नेपाल में सिविल वॉर हुई तो राजा चाइना की मदद ले रहे थे और डेमोक्रेसी की मांग करने वालों को भारत सपोर्ट कर रहा था। हालांकि जब सिविल वॉर खत्म हुई तो नेपाल एक डेमोक्रेटिक देश बन गया था और अब तक वो पूरी तरह से आजाद है। नेपाल में डेमोक्रेसी के आने के बाद जब इलेक्शन हुए और वहां पर प्राइम मिनिस्टर वगैरह बने तो चाइना ने अपनी नाक घुसानी शुरू कर दी। उसने लगातार नेपाल के साथ अच्छे संबंध बनाए, जिसकी वजह से नेपाल कहीं ना कहीं भारत से कटने लगा, क्योंकि भारत ने भले ही नेपाल का साथ दिया लेकिन चाइना उन्हें पैसे दे रहा था, वहां डेवलपमेंट कर रहा था, सड़कें बना रहा था, हर एक चीज कर रहा है, जिसकी वजह से नेपाल चाइना से ज्यादा कनेक्टेड हो पा रहा है और उसका रिश्ता भारत से टूटता जा रहा है। प्लस नेपाल में ज्यादातर पहाड़ी लोग हैं, इन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस है और ये शुरू से ही भारत से नफरत करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर भारत नेपाल के मामले में ना आता तो ये पहाड़ी लोग अभी भी राजशाही चला रहे होते। आपको नेपाल और भारत के बीच के रिश्तों के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि क्यों नेपाली लोगों को भारत और यहाँ के लोग पसंद नहीं है। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।